Hello friends, welcome to my channel NCERT and CBSE by Chopras. Today we will do chapter 3 of social science book Exploring Society, India and Beyond. In this chapter we will do line by line explanation of the text from the book. So the name of the chapter is Landforms and Life. सो देयर इज ये एक अथर्ववेद से एक प्रार्थना दी गई है हाइम टू द अर्थ, धरती माता को एक प्रार्थना दिया गया है. फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विद मैनी हाइट्स slopes and great plains bearing plants endowed with varied powers spread out for us and show her riches. The earth is my mother and I am her child. तो भूमि सुक्ता से ये प्रार्थना ली गई है कि ह्यूमन बींग्स के बर्डन से फ्री होके धरती माता से ये प्रार्थना है जिसकी बहुत सारी हाइट्स हैं, स्लोप्स हैं, ग्रेट प्लेन्स हैं और प्लांट्स हैं और सच वेरिड पावर्स हैं, वो और स्प्रेड आउट करके हमें अपनी रिचेस दिखाएं और मैं इस धरती माता का बच्चा हूँ. So the big question is, what are the major types of landforms and their significance to life and culture? तो लैंडफॉर्म्स के व्हाट आर द वेरियस टाइप्स और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ पे और हमारे कल्चर पे. What are the challenges and opportunities of life associated with each landform? तो किसी भी लैंडफॉर्म के कुछ चैलेंजेस होते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं. तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं. तो हर अलग अलग लैंडफॉर्म के क्या क्या वो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं, दैट वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. इंट्रोडक्शन. ह्यूमंस लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड. जैसे कि और स्तनधारी जीव होते हैं वो भी लैंड पे रहते हैं, तो ह्यूमन बींग्स आल्सो लिव ऑन लैंड. एज यू लैंड एज यू मे हैव नोटिस्ड हैज मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स. तो लैंड के काफ़ी सारे फॉर्म में और फीचर्स में होती है. इट्स अपीयरेंस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जो लैंड की, ज़मीन की जो अपीयरेंस है वो कैसी दिखती है, वो काफ़ी बदल जाती है. सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग बाई रोड फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड, रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश एंड गो टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड. तो आप ये रोड ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम नागपुर, छोटा नागपुर इन झारखंड. झारखंड से आप प्रयागराज गए जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, इट्स अ प्लेस इन यूपी. एंड देन यू गो टू उत्तराखंड. उत्तराखंड में आप अल्मोड़ा जाते हैं. तो ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप. तो आपको इस रास्ते से फ्रॉम झारखंड टू उत्तराखंड, इस रास्ते में आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड लैंडस्केप्स मिलेंगे. इन फैक्ट यू विल एनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स विच वी विल एक्सप्लोर नाउ. तो इस रास्ते पे आपको 3 मेजर लैंडफॉर्म देखने को मिल जाएंगे. तो लेट्स एक्सप्लोर. As a class activity, form groups of 4 or 5 students and observe the school surrounding. What kind of landscapes do you see? Will the landscape change a few kilometers away or within some 50 kilometers? Compare with other groups. तो आप अपने स्कूल में देख सकते हैं कि किस तरह के लैंडफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं और वेदर दे आर चेंजिंग विद इन अ फ्यू किलोमीटर्स और नॉट. In same groups, discuss a journey that any of you has made to a region of India. तो आप में से बहुत लोग जो हैं जाते रहते हैं अपने मम्मी पापा के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में. तो लिस्ट द डिफरेंट लैंडस्केप सीन ऑन द वे एंड कंपेयर विद अदर ग्रुप्स. तो एक ग्रुप एक्टिविटी दी गई है जिसमें यू हैव टू कंपेयर द लैंडस्केप्स गिवन बाय द अदर ग्रुप. A landform is a physical feature on the surface of your planet Earth. जैसे कि सभी के फिजिकल फीचर्स होते हैं जो कि असली में दिखते हैं, जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके नाक है, हाथ है, कान है, मुंह है, पूरी बॉडी है. तो इसी तरह से लैंडफॉर्म के भी फिजिकल फीचर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ, हमारी धरती या पृथ्वी के ऊपर. Landforms take shape over millions of years and have a significant connection with the environment. तो लैंडफॉर्म जो है वो डिफरेंट शेप्स चेंज करते रहते हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स और उनका एक डिफरेंट कनेक्शन और एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है हमारे वातावरण के साथ. और
वातावरण के साथ साथ जिंदगी या हमारी लाइफ पर भी। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो बेसिकली जो लैंडफॉर्म्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। These landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. तो इनके पास डिफरेंट वातावरण होते हैं, डिफरेंट इनका मौसम होता है हर जगह का, और उनके पास डिफरेंट ही फ्लोरा यानी प्लांट लाइफ एंड फौना यानी एनिमल लाइफ। तो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं। ह्यूमंस हैव अडेप्टेड टू ऑल लैंड फॉर्म्स। तो लेकिन जो लैंड फॉर्म्स सभी पे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैव अडेप्टेड। अडेप्टेड मीन्स वी हैव एडजस्टेड टू द एनवायरमेंट और क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। तो जहाँ भी हम जाते हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस जगह के अनुरूप। बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो कहीं किसी लैंड फॉर्म पे ज्यादा लोग रहते हैं, किसी पे कम रहते हैं, तो ये वेरिएशन तो हमें देखने को मिलता ही है throughout the world. So mountains are landforms that are much higher than the surrounding landscape. तो mountains वो landforms होते हैं जो कि अब जमीन से काफी ऊपर होते हैं। They can be recognized by a broad base, steep slopes and a narrow summit. तो इनके क्या होता है कि बेस जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे हम ऐसे ड्रॉ करते थे माउंटेन, तो इनका ये जो बेस है that is very broad, then it has a steep slope. Steep slope मतलब ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, खड़ी स्लोप है इनकी, and then a narrow summit, और इनकी ये जो ऊपर का एरिया है वो बिल्कुल नैरो है। Depending on their height, some mountains are covered with snow. तो जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि this mountains are covered with snow. तो जितने ज्यादा हाइट होगी उतना वहां पे टेम्परेचर कम होगा और they will be covered with snow. At lower altitudes, the snow melts every summer and turns into water that feeds river. तो निचली जगहों पे क्या होता है, निचली जगहों पे अगर स्नो आती है तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इट मेल्ट्स एंड इट गेट्स इनटू दिस रिवर। और हाई एल्टीट्यूड पे स्नो में नेवर मेल्ट, जहाँ जबकि हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे होता है वहाँ पे इतनी ठंडी रहती है कि स्नो जो है या बर्फ जो है वो पिघलती ही नहीं है, लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। तो अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि माउंटेन ने स्नो की, बर्फ की टोपी पहनी हुई है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्नो कैप्ड। तो माउंटेन जो है ऐसा लगता है कि परमानेंटली उसने बर्फ की टोपी पहनी हुई है। अदर हाईलैंड्स विद लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। जो कि थोड़ी छोटी हाइट के माउंटेन्स होते हैं, थोड़ी हाईलैंड्स होती हैं, बट दे आर नॉट टर्म्ड एज माउंटेन्स बट दे आर हाईलैंड्स। वो जमीन से थोड़े ऊपर उठे होते हैं, उनकी स्लोप्स थोड़ी कम स्टीप होती हैं, कम खड़ी होती हैं, एंड दे हैव राउंडेड टॉप्स। उनके जो टॉप हैं वो बिल्कुल स्टीप नहीं होते हैं, तो वो ऐसे, इट मे नॉट बी वेरी स्टीप, इट मे बी अ राउंडेड शेप लाइक दिस। सो दीज आर कॉल्ड एज हिल्स। So think about it. What is snow? Unless you live in Himalayan region such as Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, you may never have seen snow. So अगर आपने इन रीजन्स में, हिमालयन रीजन्स में नहीं रहे हैं तो शायद आपने स्नो कभी भी देखी नहीं होगी। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इज वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म लाइक रेन, स्नो, हेल आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो जो वातावरण से पानी जमीन पर आता है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जैसे कि बारिश, बारिश को भी एक तरह का प्रेसिपिटेशन है। इसी तरह से अगर स्नोफॉल होता है दैट इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन। हेल यानी ओले गिरना, बर्फ की बॉल्स, स्नो बॉल्स। सो these are the most common forms of precipitation. But at higher altitudes, जब हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, हाइट ज्यादा मतलब समुद्र तल से ज्यादा, if it is cold enough, snow will fall. तो हायर एल्टीट्यूड पे जब हाइट समुद्र तल से बहुत ऊपर है तो
अगर वहां पे बहुत ठंडी हो जाती है तो बर्फ गिरने लग जाती है, कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट। तो ऐसा लगता है कि जो पूरा लैंडस्केप है वो सॉफ्ट और ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट, वाइट कंबल से जैसे ढक गया हो। स्नो एंड हेलस्टोन्स आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन अ सॉलिड स्टेट। तो जो बर्फ है या फिर ओले हैं, हेलस्टोन्स, दे आर solid state of water. So that is why they are called as precipitation of water in a solid state. जो बारिश है वो तो liquid state में है, whereas बर्फ या फिर ओले जो होते हैं वो solid state में होते हैं। Most of the world mountains are grouped in mountain ranges such as Himalayas in Asia, the Alps in Europe and Andes in South America. तो बहुत सारी जो माउंटेन्स हैं दे आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम देख रहे हैं ये, दिस इज माउंट एवरेस्ट, दिस इज माउंट एकोनाकुआ, दिस इज माउंट किलिमंजारो, दिस इज माउंट ब्लैंक, this is Mount Kanchenjunga, and this is Mount Anamudi. So various mountains of the world have been shown. तो क्या होता है कि इन माउंटेन्स का को ग्रुप कर देते हैं एक रेंज में, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज माउंटेन रेंजेस, सच एज हिमालयस इन एशिया, द एल्प्स इन यूरोप एंड एंडेज इन साउथ अमेरिका। तो हिमालय जो एशिया में है, यूरोप में है, और एंडेज जो साउथ अमेरिका में है, इनको जो है एक ही रेंज में माना जाता है। सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो ये जो रेंजेस हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक रहती हैं, कि बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे माउंटेन्स रहते हैं। Figure 3.2 shows pictures of 6 mountains of the world. Figure 3.3 brings them together to give a visual impression of their relative heights from top to bottom. तो ये इस फिगर में हमें ऐसा लग रहा है कि सभी माउंटेन रेंजेस एक साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट टू शो दैट दे आर उनका हाइट कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे उनको इकट्ठे दिखाया गया है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत एंड चाइना एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड इंडिया स्टेट ऑफ सिक्किम आर द टू हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयन रेंज। तो दिस यू शुड नो कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज, इट इज माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। माउंट एकोनाकुआ in South America is the highest peak of the Andes, and Mount Kilimanjaro in Eastern Africa is an isolated mountain that is not part of any range. तो ये जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, वो किसी भी रेंज का माउंटेन नहीं है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज, इट इज अ माउंटेन इन इटसेल्फ। माउंट ब्लैंक इन वेस्टर्न यूरोप इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स। तो माउंट ब्लैंक जो है वो हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स रेंज है। और अनामुदी is in our Kerala, and it is also known as Anai Peak, is the highest mountain in South India. So these ranges and where are they placed, this you should be aware, because there may be a question from this part. So mountains with tall and sharp peaks like Himalayas are relatively young, which means that they were formed recently in the Earth's history. तो जो माउंटेन्स होते हैं उनकी अगर टॉल और शार्प पीक्स जो हैं, जैसे कि हिमालयाज की हम देखते हैं, तो इट इज नॉट कि दे आर वेरी ओल्ड माउंटेन, दे आर रिलेटिवली यंग। रिलेटिवली यंग मतलब इट इज नॉट कि अभी 10-12 साल पहले बने हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इज रेफर टू एज यंग इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो वो जो है ये जो माउंटेन्स हैं जैसे हिमालयाज, ये अभी ही अर्थ की हिस्ट्री में बने हैं। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स लाइक अरावली रेंज आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन। तो जो हिल्स होती हैं जैसे कि अरावली हिल, जिसका टॉप जो है वो राउंडेड हो गया है, वो राउंड किस वजह से हुआ है? इट इज बिकॉज सॉयल इरोजन होके सॉयल सारी नीचे आ गई, and then the shape becomes rounded. Sometimes, as with Himalayas, upliftment as well as erosion continue to this day. तो कभी कभी जो हिमालय की हाइट है वो थोड़ा बढ़ जाती है, और कभी कभी उसकी हाइट जो है वो छोटी हो जाती है ड्यू टू इरोजन।
So you will learn more about it in science, about such processes and their causes. ये ऐसा क्यों होता है, that we will study in science. Let us just say here that some mountains of the world like Himalayas are still growing in height. तो कुछ जो mountains हैं वो height उनकी अभी अभी बढ़ रही है. Then we come to mountain environment. Mountain slopes are often covered with type of forest called montane forest. तो mountain की जो slopes होती हैं वहाँ पे एक different तरह के forest होते हैं जिसको montane forest कहा जाता है. तो ये forest जो होते हैं वो mountainous regions में ही grow होते हैं. That is why they are called as montane forest. Where conifer trees such as pines, firs, spruce and deodar are common. तो देवदार के ट्री, फर्स के, जैसे कॉर्न होता है हमारा उस शेप के उनके फ्रूट्स होते हैं, पाइन्स, इनके जो ट्रीज हैं वो माउंटेन रीजन्स में मिलते हैं. These conifer trees grow tall and cone shaped with thin pointed leaves. तो इनकी जो हाइट है वो बहुत लंबी हो जाती है और इनका जो शेप है वो कोन जैसा शेप में बन जाता है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज कॉनिफर. और उनकी जो लीव्स हैं बहुत थिन और पॉइंटेड रहती हैं. एट हायर एल्टीट्यूड द ट्रीज गिव वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लिचन. तो जब हाई एल्टीट्यूड हो जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो ये जो ट्रीज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास उग जाती है, मॉसेस उग जाती है. मॉसेस इज अ स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट्स ओवन स्प्रेडिंग इन अ कुशन लाइक कवर. तो ट्रीज के इवन स्टेम्स में भी ग्रीन ग्रीन आपको दिखने लग जाएगा. ओके तो और ये जो एक कवर हो जाएगा, जैसे पानी के ऊपर एक कवर आ जाएगा जिस ग्रीन कलर का, तो दैट इज कॉल्ड एज मॉस. सो ऐसा लगेगा कि उस पे कुशन कवर, कुशन बिछा रखा है. एंड लिचन इज अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग्स टू द रॉक्स, वॉल्स और ट्रीज. तो ये जो है, अगर वहाँ पे ट्रीज की ट्रंक भी देखते हैं तो वहाँ पे भी ये ग्रीन कलर का जो छोटा छोटा घास है जिसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं आता है, फ्लावर नहीं आता है, उस टाइप से ये उग जाता है, मेकिंग द स्टेम एंड ट्रंक ऑल्सो लुकिंग ग्रीन. सो ये जो है जब माउंटेनियस एनवायरनमेंट होता है वहाँ की फॉरेस्ट के बारे में बताया है. So here are two verses from a long poem by Kalidasa, who lived at least 1500 years ago and is often considered to be the greatest poet of ancient India. तो कालिदास की एक पोएम दी गई है यहाँ पे. The poem कुमार संभवा begins with an invocation to the Himalayas. तो ये जो है एक प्रार्थना है हिमालयास को, पर्वत को. दिस इज सिंप्लीफाइड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द संस्कृत. तो ये संस्कृत में उन्होंने कविता लिखी थी और ये सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन हमें यहाँ पे दिया गया है. इन द नॉर्थ राइजेस हिमालय, द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, लाइक अ लिविंग गॉड हु मेजर्स द अर्थ एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशन. तो ये इस कविता से वो ये कहना चाहते हैं कि जो हिमालय है वो हमारे भगवान की तरह है, हमें उनको पूजा करना है, जो कि पूरी धरती की जो स्ट्रेच है उसको नाप लेता है, फ्रॉम वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशन. From it, wind comes down carrying spray of descending Ganga. तो यहाँ से ही हवा आती है और जो डिसेंडिंग गंगा है उसको दिखाती है. शेकिंग द देवदार ट्रीज, देवदार ट्रीज को हिलाती है. ओपनिंग द पीकॉक्स टेल फेदर्स, इसी की वजह से ही जो मोर हैं वो नाचते हैं. एंड कूलिंग द माउंटेन पीपल आफ्टर दे हंट डियर. तो ये कह रहा है कि जो हिमालय पर्वत है उसका लाइफ पे बहुत बहुत फर्क पड़ रहा है, उसकी वजह से ही सारा एनवायरनमेंट चल रहा है. Discuss verses and the following questions in class. What are the western to the eastern oceans? So western to eastern oceans are Pacific Ocean and Bay of Bengal. Can you locate them, as well as the Lord of Mountains on figure 5.2? What is why is Ganga mentioned? So where is figure 5.2? You can see the figure 5.2. Deep forests, flowing rivers, lakes, grassland and caves in the mountains are home to diverse fauna. तो घने जंगल, फ्लोइंग रिवर्स, बहती हुई नदियाँ, लेक्स और हरे हरे
घास के फील्ड और गुफाएं, माउंटेन्स में डिफरेंट तरह के फौना, डिफरेंट तरह के प्लांट लाइफ को जगह देती हैं. फॉर इंस्टेंस द गोल्डन ईगल, द पेरेग्राइन फैल्कन, सॉरी fauna is animal life, the golden eagle, the peregrine falcon, the Canadian lynx, the snow leopard, the ibex, the Himalayan tahr, the mountain hare, the york, the grey fox and the black bear. तो ये कुछ माउंटेन एनिमल्स हैं जो कि आप फिगर 3.4 में देख सकते हैं. सो दे ऑल लिव इन द माउंटेन. So Ganga is Indian name of the largest river originating in the Himalayas. So Ganga, or in English Ganges is also used. Ganga या फिर Ganges. Nearly 2,500 kilometer long, this river has numerous tributaries. इसकी छोटी छोटी नदियां हैं. इसकी खुद की लेंथ कितनी है? 2,500 किलोमीटर्स. और इसकी छोटी छोटी और भी नदियां हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं. Some of them like Yamuna and Ghagra also originate in the Himalayas. तो कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो और भी ऐसी नदियां हैं जो कि हिमालयस में ही उत्पन्न होती हैं. Others like the Sun or Son originate from Vindhya range to the south of Ganga plain. और जो कुछ हैं वो विंध्या रेंज से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि सोन नदी. So life in mountains. The mountain terrain is usually rugged or rough and has steep slopes. This means that regular farming can only be practiced in some valleys. जो माउंटेन की जो टेरेन है, जो कि लैंड का स्ट्रेच है, या जो उसके फिजिकल फीचर्स हैं, वो कैसे होते हैं? इट इज यूजुअली वेरी वेरी रग्ड, इट इज टफ एंड रफ एंड हैज स्टीप स्लोप्स. और इसके स्लोप्स भी काफी स्टीप होते हैं. तो इसलिए जो है वहां पे नॉर्मल और रेगुलर खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और फिर ये कहाँ किया जाता है? ओनली इन सम वैलीज. तो कुछ ही वैलीज में ये किया जाता है. कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस ऑन स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप. तो क्या किया जाता है कि स्लोप्स पे स्टेप काट दिया जाता है, सीढ़ी की तरह बना दिया जाता है पूरी स्लोप पे. दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज सीढ़ी नुमा खेत. तो वहां पे सीढ़ियों की शेप में जो पूरे माउंटेन को कवर कर दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग या फिर सीढ़ी नुमा खेत. इन मेनी माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हर्डिंग इज अ प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर. क्योंकि वहां पे खेती करना इतना मुश्किल है, तो हर्डिंग यानी पशुपालन. तो पशुपालन जो है वो प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन है. लोग उस काम को करना ज्यादा इजी एंड कन्वीनियंट समझते हैं. Tourism is often an important source of income for the people living in the mountains. तो जो पर्यटन है वो भी एक important source of income है for the people who are living in the mountains. क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं गर्मियों में mountains पे जाना चाहते हैं for experiencing cooler climate. The crisp mountain air and scenic beauty attract many tourists. तो mountain का जो हवा है और ब्यूटीफुल सीन्स हैं वो काफी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू द माउंटेन्स फॉर स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग. तो बहुत से लोग स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए भी माउंटेन्स पे जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग. ये सब माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज जो होती हैं ये हमारे इंडिया में जहाँ पे भी माउंटेन्स हैं, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, ऋषिकेश, यहाँ पे सब जगह पाई जाती हैं. For many centuries, people have also traveled to these uplands for pilgrimages to holy sites. तो काफी लोग जो है इन अपलैंड्स को इवन अपने होली एज होली साइट भी विजिट करते हैं. दर्शन के लिए वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहां के लिए भी लोग उनको विजिट करते हैं. बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर्स कैन ऑल्सो पुट द फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरमेंट अंडर प्रेशर. लेकिन वो तो ठीक है, टूरिस्ट आते हैं वो तो ठीक है और उनकी इनकम होती है, लेकिन अगर ज्यादा ही विजिटर्स आ जाते हैं तो जो फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरमेंट है, जो माउंटेन जो एनवायरमेंट है उसको बोला गया है फ्रेजाइल. इट इज वेरी डेलिकेट एंड इट कम्स अंडर प्रेशर. इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड अ राइट बैलेंस. तो ये जो बैलेंस है कि टूरिस्ट को ज्यादा बुलाया जाए या एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज ही की जाएं,
उसका बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पर्यटन से ही लोगों की दिनचर्या और काम चलते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही टूरिस्ट बुला लेते हैं तो माउंटेन पे बहुत भीड़ हो जाती है, तो उससे उसका एनवायरनमेंट रिस्क हो जाता है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन द टू. So don't miss out Bachendri Pal. So this is sportsman or mountaineer who started climbing mountains from a young age and led many women climbing expeditions. So Bachendri Pal जो थी बड़ी young age से ही mountaineering करने लग गई थी, और उन्होंने काफ़ी women climbing expeditions lead किए हैं. She was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984 and was awarded Padma Shri द सेम ईयर. तो 1984 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और पद्म भूषण से उन्हें 2019 में नवाजा गया. Arunima Sinha lost a leg in an accident where she was when she was 31. तो ये जो अरुणिमा सिन्हा है वो एक पैर से अपाहिज थी. With Bachendri Pal's encouragement and training, she managed to climb. So this is very nice कि even she had disability, but she managed to climb the Mount Everest in 2013 and went on to climb the highest peak of every continent. और वो इसके बाद तो रुकी ही नहीं, वो तो चढ़ती रही माउंटेन्स पे हर कॉन्टिनेंट के, इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन अंटार्कटिका. शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2015. तो उसको भी भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा 2015 में. So with this children, we are finished with the first part of this chapter. If you have understood the topic, please like the video and subscribe to my channel. So if you do subscribe to my channel, it will help me make more content. It will motivate me to do better, and then share this channel with your friends for more valuable content. So till then, happy learning. Bye bye.